नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ। एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। मतलब वो जिनकी स्पेशलाइजेशन जिनके बेबीज़ नहीं हो रहे होते उनको बेबी देने में रिप्रोडक्शन में होती है। हम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से पढ़े, उसके बाद में वहीं से एमएस की, फिर स्पेशलाइज ट्रेनिंग की, फिर यूएस गए और फिर हिंदुस्तान वापस आए। हम आज आपको बताएंगे कि आपको एक साल में बेबी कैसे मिल सकता है। आपको ये समझाएंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी में सक्सेस का कारण क्या क्या होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी की कॉस्ट क्या होती है, टेस्ट ट्यूब बेबी में सक्सेस ज़्यादा लाने के लिए आपको क्या करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट, हम चाहते हैं आपके बेबी हो। नमस्कार, वेलकम बैक। और अब मैं आपको बताऊंगा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। उससे पहले अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी वाइफ है डॉक्टर अंशु जिंदल, जो एक एडवांस रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की स्पेशलिस्ट हैं। हम दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं एंड हमारी एक ही इच्छा होती है आपको बेबी देना। और यही कारण है कि पिछले 18 साल में 5000 से ज़्यादा दंपतियों को बेबी दे पाए। अपने बारे में कुछ चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ। हमारे काम की शुरुआत ऐसे हुई थी कि हम दिल्ली से पढ़ के, अमेरिका से पढ़ के वापस हिंदुस्तान आने के लिए सोच ही रहे थे कि हमारी मदर की तबीयत खराब हो गई। मदर ने जब वापस आए तो कहती हैं, बेटा ऐसा कोई काम करो आप लोग जो और लोग ना कर सकें और जिससे लोगों को सबसे बड़ी खुशी मिले, बेबी। अब से 18 साल पहले ये टेक्नोलॉजी बहुत फैली हुई नहीं थी, तो डॉक्टर अंशु और मैं इस दुनिया में जगह जगह गए और जाने के बाद में बेस्ट टेक्निक्स ला के हमने काम शुरू किया। और आज बड़े गर्व से कह सकते हैं कि इतने लोगों को बेबी दिए हैं और इतनी खुशियां उन्होंने पाई हैं और उनके माध्यम से हमने पाई हैं कि हम हर तरह से कंप्लीट फील करते हैं। मैं आपको अभी एक जर्नी में ले जाने वाला हूं कि टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। हमारी जर्नी जो अब तक टेस्ट ट्यूब बेबी की रही है, इसके अंदर बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ हमने किया, और ये सब करने में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का रहा है, जिनकी वजह से और जिनके विश्वास की वजह से हम बहुत कुछ कर पाए। आज बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड के अतिरिक्त 8 किताबों के अंदर मेरे और डॉक्टर अंशु के चैप्टर हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स पढ़ते हैं। और उसके अलावा करीब 250 से 300 बड़ी बड़ी संस्थाओं में नेशनली और इंटरनेशनली हमने लेक्चर लिए हुए हैं। कई जगह हिंदुस्तान के बाहर हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, पर इन सब में एक चीज़ सिमिलर है, एक साथ है, आप और आपका बेबी। मैं अब आपको छोटी सी एक जर्नी पे ले जाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि असल में बेबी पैदा कैसा होता है। एक स्त्री के एक गर्भ होता है, 2 अंडाशय होती हैं और उसमें 2 नले होते हैं। जो अंडाशय होती है उसमें अंडे बनते हैं, हर माहवारी में 1 अंडा। और ये अंडा जब तैयार होता है, तैयार होने के बाद में ये अंडा रप्चर करता है, मतलब फूटता है। फूट के जब ये बाहर आता है तो नले के अंदर छोटे छोटे, हाथ तो नहीं कहूँगा, फिमरियाँ बोलते हैं उनको, ये इस अंडे को पकड़ते हैं और पकड़ के धीरे धीरे इसे अंदर सरकाते हैं। अंदर सरकाने के बाद में ये छोटे छोटे बाल होते हैं, उनके माध्यम से ये अंदर की तरफ लुढ़कता है। इसी समय पे पुरुष के संभोग के बाद शुक्राणु गर्भ के अंदर जाने शुरू करते हैं। इनमें करीब करीब 60 मिलियन में से केवल करीब 2000 से 10,000 अंडे के पास पहुंचते हैं। ये अंडे के पास पहुंच के इनमें से केवल एक शुक्राणु, केवल एक स्पर्म अंडे में प्रवेशित होता है और प्रवेशित होने के बाद में ये इसे फर्टिलाइज करता है, जिसे हिंदी में निश्चेदन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यह एक सेल से 2 में बदलता है, 2 से 4 में बदलता है, 4 से 16 में बदलता है
और ये धीरे 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 लुढ़कता हुआ और बच्चेदानी की तरफ डिवाइड होता हुआ जाता है, जिसमें नले के अंदर के छोटे छोटे बाल इसको हेल्प करते हैं। ये जब बच्चेदानी के पास पहुंच जाता है, उसके बाद में ये अंडा लुढ़क के, अब तो खैर भ्रूण हो गया है, लुढ़क के गर्भ के अंदर जाके गर्भ की लाइनिंग के पास में आ जाता है। गर्भ की लाइनिंग एक जगह से रास्ते से खुलती है और खुलने के बाद में इस बच्चे को ग्रहण करती है। ग्रहण करने के बाद में आगे का जितना भी पोषण है वह ये गर्भ की लाइनिंग देती है और इसी के माध्यम से ये बच्चा आगे बढ़ता है और बढ़ के आगे 9 महीने तक पहुंच के आपके पास आता है। यह है तरीका एक नॉर्मली बेबी पैदा होने का। इसमें हमें एक चीज बड़े गौर से समझनी है और वो ये समझनी है कि बच्चा बनने के बाद भी हर बार बच्चेदानी ग्रहण नहीं करती। अगर एक हस्बैंड वाइफ बिल्कुल ठीक हो, उनकी शादी हो और वो 1 महीने रेगुलर संभोग भी करें, तब भी प्रेगनेंसी का चांस केवल 12% होता है। क्यों? क्योंकि ये भ्रूण जो गिरता है ये हर बार बच्चेदानी ग्रहण नहीं करती। ऐसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी में अगर आपके भ्रूण बन पाए हैं और हम बच्चेदानी में उन्हें ठीक से रख भी देते हैं, तब भी जरूरी नहीं कि बच्चेदानी उन्हें ग्रहण करे। यही कारण है कि साइंस इतनी डेवलप होने के बाद भी टेस्ट ट्यूब बेबी का रिजल्ट 30 से 40% ही रहता है। अब आपको मैं बताऊंगा कि IUI क्या होता है। आपने सुना होगा बहुत बार IVF, IUI। IUI में क्या करते हैं, ये टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं होता। इसमें हस्बैंड के शुक्राणुओं को लेकर उनको वॉश करते हैं और वीर्य में से शुक्राणुओं को निकाल लेते हैं। पत्नी को इंजेक्शन लगा के बहुत सारे अंडे बनाते हैं और जब अंडे रप्चर करते हैं तो वहां पर शुक्राणुओं को रोपित कर देते हैं, जिससे शुक्राणु अंडे में जा सके, भ्रूण बन सके और प्रेगनेंसी हो सके। IUI में 3 चीज जरूरी है: अंडे का बनना, नंबर 2 नले का खुला होना, तीसरा स्पर्म का नंबर करीब करीब ठीक होना। अगर ये 3 चीजें ठीक होती हैं तो इसमें प्रेगनेंसी का चांस नॉर्मल से 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन IUI स्पेसिफिकली कुछ लोगों को दिया जाता है, पहली चीज। दूसरी, अगर 3 IUI के बाद में प्रेगनेंसी नहीं हुई तो टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ को आगे बढ़ना पड़ता है, यही अच्छा रहता है। अब IVF क्या होता है? अब हमसे बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब वो टेस्ट ट्यूब बेबी दिखाइए जिसमें बच्चे होते हैं। कुछ कहते हैं कि साहब वो मशीन दिखाइए जिसमें बच्चे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी IVF में एक प्रक्रिया में अंडों को लेके उनको शुक्राणुओं के साथ रखा जाता है, इंक्यूबेट किया जाता है और उनके जो बच्चे बनते हैं उनको फिर आप बच्चेदानी में रखते हैं। मैं आपको ये फिल्म दिखाता हूँ, इससे आपको क्लियर कट बोध हो जाएगा कि IVF क्या है। IVF के अंदर नॉर्मली, सबसे पहले तो नॉर्मली बताऊंगा आपको। नॉर्मली क्या होता है, एक अंडा बनता है। यह अंडा मैंने आपको बताया था रप्चर करता है। रप्चर करने के बाद में ये नले में जाता है। नले में जब जाता है उसी टाइम पर बहुत सारे शुक्राणु तेजी से इस अंडे की तरफ को दौड़ते हैं और इनमें से एक शुक्राणु, केवल एक मजबूत शुक्राणु, इस अंडे के अंदर जाता है, निश्चेदित करता है, बच्चा बनाता है और यही बच्चा जाकर गिर के बच्चेदानी के अंदर चिपकता है। IVF में क्या होता है कि IVF में अगर नले ठीक ना भी हों, अंडे ठीक ना बन रहे हों, तब भी आपको बेबी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि हम इंजेक्शन देते हैं। ये हार्मोन्स के इंजेक्शन होते हैं, कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन बोलते हैं इसको। इसके दौरान में बहुत सारे अंडे बनते हैं। इन अंडों को जब ये तैयार हो जाते हैं तब एक इंजेक्शन लगाते हैं।
इनको रप्चर करने का, और रप्चर करने का इंजेक्शन लगाने से ये अंडे, एक देसी भाषा में कहूँगा, पक जाते हैं। उस टाइम पर एक ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, मतलब वेजाइनली एक अल्ट्रासाउंड के माध्यम से एक बहुत बारीक इंपोर्टेड नीडल होती है, जिसको अंडाशय में फॉलिकल में डालते हैं और अंडे को उससे बाहर निकाल लेते हैं। इस अंडे को लेबोरेटरी में बाहर निकालने के बाद इस अंडे के अंदर स्पर्म मिलाए जाते हैं, और स्पर्म मिलाने के बाद में इनमें से एक स्पर्म, जैसा हमने देखा था नली में जाता है, अंडे के अंदर प्रवेशित करता है। प्रवेशित करने के बाद में मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद में एक सेल के 2 सेल, 2 सेल के 4 सेल, 4 सेल के 16 सेल, 100 सेल के 32 सेल बनते हैं 16 के, और ये बच्चेदानी में जाकर अपनी जगह बनाकर और इम्प्लांट हो जाता है। इसको बोलते हैं IVF। इसको डालने के लिए बच्चे को जब तैयार हो जाते हैं तो एक बहुत बारीक कैथेटर डालते हैं और उससे भ्रूण को बच्चेदानी के अंदर छोड़ देते हैं। यह बच्चा बच्चेदानी में ग्रहण होगा और ग्रहण होने के बाद में आगे बढ़ के यही संतान प्राप्ति देगा। अब इसमें 3 चीज समझने की बड़ी इंपॉर्टेंट है। सक्सेस किस पे डिपेंडेंट है? नंबर 1, कितना अच्छा अंडा बनता है, और बहुत अच्छा अंडा कब बनता है? जब एज यंग हो, कोई बीमारी ना हो, पॉलिसिस्टिक ओवरी ना हो, तब अंडा अच्छा बनता है। नंबर 2, अच्छा शुक्राणु, एक हेल्दी अच्छा शुक्राणु चाहिए। नंबर IVF के लिए अच्छा चाहिए। नंबर 3, बच्चेदानी की अंदर की जो लाइनिंग होनी चाहिए ये हरी होनी चाहिए, मतलब ये ग्रहण करने को तैयार होनी चाहिए। ये अगर तीनों चीजें मौजूद रहती हैं तो सक्सेस अच्छी होती है। अब देखिएगा ये अगली स्लाइड जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर आप देखेंगे कि इस तरह से ये अंडा लगता है और इस अंडे के चारों ओर ये शुक्राणु है और ये स्पर्म जाके इनमें से एक स्पर्म एंटर करता है। ये बहुत पुरानी वीडियो है, ये 2005 की वीडियो है जब हम ये IVF वगैरह किया करते थे। और अब पिछले 15 साल से हम लोग जो काम करते हैं वो दुनिया का लेटेस्ट काम होता है, जिसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखिए, आप स्पर्म को अंडे में मिलाएं, स्पर्म कम हो, इन्फेक्शन हो, स्पर्म अंडे में नहीं घुसेगा। तो क्या तरीका था? इसके लिए एक बड़ा स्पेशल प्रोसीजर होता है। एक स्पर्म बाल के 1000वें हिस्से जितना होता है, उसको एक स्पेशल नीडल में लेके और अंडे के अंदर प्रवेशित कर देते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके। इस दुनिया में 1992 में पहला इक्सी डॉक्टर पेलेरोमो ने किया था, जो मेरे साथ थे। इस बार अमेरिका गया था तो उनसे बड़ी वार्ता हुई, बड़ी भेंट हुई और उनसे सीखने को बहुत मिला। तो डॉक्टर पेलेरोमो ने पहला किया था 1992 में, और उसने क्या किया, उसने पूरी दुनिया का सिस्टम बदल डाला। कैसे बदला कि आज के दिन में इक्सी से अगर हस्बैंड का एक भी शुक्राणु मिल जाता है तो हम उसे इस्तेमाल करके उसी से बेबी दे सकते हैं। नंबर 2, अगर स्पर्म कम है तो भी इक्सी से बेबी दे सकते हैं। अगर अंडे की क्वालिटी खराब है तब भी खराब क्वालिटी में हम बेहतर काम करके जल्दी करके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा सकते हैं। अब इक्सी में क्या होता है, इक्सी की जो प्रक्रिया है वो करीब करीब वैसे ही है जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी की। मतलब इक्सी के अंदर भी हम इंजेक्शन देते हैं हॉर्मोन्स। इन हॉर्मोन्स को देने के बाद में बहुत सारे अंडे बनाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये जब अंडे तैयार होते हैं, रप्चर का इंजेक्शन लगाने के बाद में हम इन अंडों को लैब में लेते हैं और इन्हें पकड़ने के लिए, इन्हें बाहर निकालने के लिए हम एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी का यूज़ करते हैं। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के साथ में एक बहुत बारीक इंपोर्टेड नीडल डालते हैं। ये नीडल
अंडाशय के अंदर जाके फॉलिकल के अंदर जाती है। एक इम्पोर्टेड सक्शन की मशीन होती है जो बहुत बारीक सक्शन देती है, उससे हम इस अंडे को पकड़ते हैं और बाहर लैब में ले आते हैं। अब बाहर लैब में लाने के बाद में इस अंडे को तैयार करके और इसको हम इक्सी स्टेशन पे लेते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा बाद में एक वीडियो में कि इक्सी स्टेशन क्या होता है, ये आप देखिएगा ज़रूर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इक्सी स्टेशन में लेने के बाद में हम उसे पकड़ते हैं। दूसरी तरफ से एक नीडल होती है जिसमें एक स्पर्म होता है जो बाल के 1000वें हिस्से जितना होता है, उसको डालते हैं। फर्टिलाइजेशन होती है। एक अंडे के 2 बनते हैं सेल, 2 के 4 बनते हैं, 4 के 16 बनते हैं। फिर इन बच्चों को लेके हम बच्चेदानी के अंदर एक बहुत बारीक से कैथेटर से इनको रोपित कर देते हैं, इस उम्मीद से कि बच्चेदानी इनको ग्रहण करेगी। इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हमें 16 साल हो गए हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करते करते, और इसको करने में बहुत सारी आगे की प्रक्रियाएं, जैसे जिसके स्पर्म नहीं होते उनके गोली में से निकाल के स्पर्म से पैदा कर देते हैं। जिन लोगों के स्पर्म बहुत कम होते हैं उनको बेबी दे सकते हैं। जिनके अंडे अच्छे नहीं बन रहे होते उनको अंडे दे पाते हैं, उनको बच्चे दे पाते हैं। और बहुत से लोग जो कहते हैं कि साहब मेरे अंडे अच्छे नहीं है, बाहर से लेने पड़ेंगे, हम उनको भी कहते हैं अपने ट्राई करो, वो बेस्ट है। और इन सब के बाद में आपको बेबी मिले, यही हमारा अल्टीमेट एम होता है पूरी की पूरी चीज का। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या चीज है, तो आपको अभी दिखाता हूं। ये वीडियो एक पेशेंट के करते कर हमारे लैब की है। इसके अंदर ये शुक्राणु है, जैसे आप देख रहे हैं। स्पर्म के टेल को कट करते हैं जिससे वो स्टिल हो जाए। जब वो स्टिल हो जाता है तो फिर इस स्पर्म को आप, जो नीडल है, नीडल बाल के 1000वें हिस्से जितनी छोटी है, आप सोचिए माइक्रोस्कोप के नीचे देख के कर रहे हैं हम ये सारे काम। तब हम इस स्पर्म को इस नीडल के अंदर लेते हैं, और नीडल में लेने के बाद में हम इस स्पर्म को लेके और तैयार कर लेते हैं इक्सी के लिए। आप देखिए यहाँ पे ये नीडल है, नीडल के अंदर ये स्पर्म आ गया। अब अंडे के पास जाते हैं, वाइफ के अंडे को होल्ड करते हैं एक बारीक सक्शन सिस्टम से। एक ट्यूब होती है जिसमें सक्शन से होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद में ये नीडल, अब देखिएगा, ये अंडे को हमने होल्ड किया है। इसे होल्ड करने के बाद में हम जो नीडल होती है उससे इसको एंटर करते हैं, और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मतलब अंडे के साइटोप्लाज्म में स्पर्म का इंजेक्शन कर देते हैं। ये प्रोसीजर है इक्सी का। ये सबसे आगे की प्रक्रिया है और यही करते हैं हम, और यही बिलीव करते हैं बेस्ट रिजल्ट्स देंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि इसके बाद में बच्चा लगता कैसे है। तो जरा गौर से देखिएगा। पहले दिन जब अंडे के अंदर स्पर्म जाता है तो वो ऐसा लगता है। इसमें 2 बीच में आप बिंदियां देख रहे होंगे, इसका मतलब कामयाब रहा है। दूसरे दिन क्या होता है, ये धीरे धीरे करके 1 से 2 में तब्दील हो जाता है। तीसरे दिन क्या होता है, ये 2 सेल में से 4 में तब्दील हो जाता है। फिर ये तीसरे दिन 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं, और चौथे दिन ये एक शेप अलग ले लेता है जिसको बोलते हैं मोर्यूला। 5वें दिन यह बदल के बन जाता है जिसको बोलते हैं, 5वें दिन बदल के क्या बन जाता है, 5वें दिन बदल जाता है ये ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट एक ऐसी चीज होती है जिसमें चिपकन तो ज्यादा होती है लेकिन हर बार बन नहीं पाता। इसी कारण से बहुत से लोगों में जिनमें ब्लास्टोसिस्ट कल्चर करते हैं वो उनमें करते हैं जिनके एम्ब्रियो अच्छे बन रहे हों, और जिनके एम्ब्रियो हमें पक्का पता हो कि 7वें 8वें दिन तक तैयार हो जाएंगे, और उनको ट्रांसफर करते हैं। अब विट्रिफिकेशन बताता हूं। सपोजिंग हमने टेस्ट ट्यूब बेबी किया, आपके 8 अंडे बने, 8 में 6 बच्चे बने, 3 हमने रखे और 3 बच गए।
तो उन 3 को हम क्या कर सकते हैं? उन 3 को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज कर सकते हैं। इसको विट्रिफिकेशन बोलते हैं। ये फ्रीजिंग से क्या होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कि वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे जिंदा रहते हैं, पर उनके अंदर की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो सपोजिंग आप प्रेग्नेंट नहीं होते और दोबारा टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं कराना चाहते, तो उन एम्ब्रियो को लेके आपकी बच्चेदानी में रख के आपको बेबी दिया जा सकता है। और सपोजिंग आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं और बच्चा होने के बाद में और बच्चे चाहते हैं, तब इनको लेके आपको प्रेग्नेंट किया जा सकता है। पर फ्रीजिंग करने का फायदा सिर्फ तब है जब आपके स्पेयर एम्ब्रियोज अच्छी क्वालिटी के हों। पूरी दुनिया में जाता हूं, अमेरिका में जाता हूं। अमेरिका में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन है। ये सबसे बड़ी संस्था है इस दुनिया की, और सबसे बड़े साइंटिस्ट और सबसे बड़े लोग यहीं पे होते हैं। बहुत फख्र है मुझे इस बात का कि पिछले साल जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ पर स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन पे वार्ता की, और उस वार्ता में जो मेरे को प्रोत्साहन देने वाले थे वो कोई और नहीं थे, वो थे विल कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के, जिनकी किताब अब से करीब करीब 20 साल पहले पढ़ के मेरे अंदर वो ज्वाला या रोशनी जागृत हुई थी जो आज हम ये काम कर रहे हैं। ये उन्हीं की फ़ोटो है कोर्ट में, जिन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ है। एंड ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान से इस तरह का गौरव किसी को प्राप्त हो। ये डॉक्टर पीटर शेगल हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस दुनिया में माइक्रो टीसे किया। इनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला माइक्रो टीसे के बारे में। माइक्रो टीसे वो प्रोसीजर है जिसमें जिनके स्पर्म नहीं होते उनको गोली में से निकाल के उन्हीं के स्पर्म देने की प्रक्रिया। ये हमारे हिंदुस्तानी हैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल। ये क्लीवलैंड क्लिनिक के चीफ हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इस दुनिया के मैक्सिमम पेपर्स इन्हीं के लिखे हुए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि ये मेरे दोस्त हैं और इनसे मुझे बहुत सीखने को मिलता है, और इनके साथ में कई रिसर्च के काम मैंने किए हैं, और इस रिसर्च के माध्यम से जो लेटेस्ट इस दुनिया में है वो करने की चाह ही नहीं रखते, वो करते हैं। ये सारी अखबार में है जो हम अक्सर आते रहते हैं, लेकिन जो अब समझिएगा, अब आपके कुछ सवालों को मैं आंसर करूंगा। पहला सवाल, टेस्ट ट्यूब बेबी में सक्सेस क्या है? मैं मलेशिया गया था, मलेशिया में मेरा ये लेक्चर था। इस लेक्चर में मैं स्पर्म्स के बारे में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी बहुत बड़ी, वहाँ पर मैं लेक्चर ले रहा था। ये लेक्चर समाप्त होने के बाद में एक ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी डॉक्टर जो हैं वो लेक्चर ले रही थी। मैं उसकी फ़ोटो खींच लाया आपको एक चीज़ दिखाने के लिए कि टेस्ट ट्यूब बेबी का सक्सेस रेट ऑस्ट्रेलिया में 23.5% है। कितना? 23.5%। और ये अगर उम्र 30 साल से कम हो तो करीब 40% होता है। और बच्चे जो हाथ में आते हैं वो केवल 17% होते हैं, क्योंकि जितनी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं ज़रूरी नहीं उनमें बेबी हो। अब समझिए, हमारे यहाँ 30 से 40% हम लोग प्रेगनेंसी लाते हैं, और टेस्ट ट्यूब बेबी की 2 इनिंग्स होती हैं। पहली इनिंग होती है प्रेग्नेंट होना, और दूसरी इनिंग होती है उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। हम पूरा टेस्ट ट्यूब बेबी का काम अपने हाथ से करते हैं। बहुत से लोग हैं जो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर खोल के रहते हैं, कोई और आता है और काम करता है, इसलिए रिजल्ट्स के बारे में ही नहीं मालूम होता। अगर कोई पेशेंट पहली बार प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो हम ये एनालाइज करते हैं कि क्या कमी ऐसी है जो सेकंड के लिए पूरी करें और सेकंड टाइम रिजल्ट फर्स्ट से ज़्यादा अच्छा हो सके। और नंबर 2, जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो इन हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स की स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशु हैं, जो इन लोगों को 9 महीने के लिए ले जाते हैं हम, जिससे बेबी हो सके। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ वहाँ ख़त्म नहीं होती जहाँ प्रेग्नेंट होते हैं। हम मान के चलते हैं कि 9 महीने बाद आपकी गोद में बेबी देना ही कंप्लीशन ऑफ वर्क है। अब अगर आपसे कोई कहे कि साहब मेरे 70% रिजल्ट हैं, 80% रिजल्ट हैं, तो देखिए, किसी की ज़बान बंद तो कर नहीं सकते, पर जो सच्चाई है वो आपको जाननी ज़रूरी है। अगला एक सवाल होता है कि एक टेस्ट ट्यूब बेबी इतना महंगा क्यों है?
तो आपको मैं बताऊं, इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे कम प्राइस में टेस्ट ट्यूब बेबी हमारे हिंदुस्तान में होता है। एक टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर 3 खर्चे होते हैं। एक खर्चा होता है दवाइयों का, जो पड़ता है करीब करीब 60,000 के आसपास, 70 भी पड़ सकता है अगर दवा ज़्यादा लगे। जो सामान होता है, मीडिया, डिस्पोजेबल नीडल्स, इक्सी नीडल, जो कैथेटर होते हैं, ये सब मिला के करीब करीब 30 से 40,000 रुपये के बीच में पड़ते हैं। ये सब चीज़ें, कैथेटर वगैरह कोई इंडिया में नहीं बनती, सब इंपोर्टेड होती है और इसकी प्राइसेस फ्लक्चुएट करती रहती हैं। और जो हमारी फ़ीस, अल्ट्रासाउंड्स की फ़ीस, 1 महीने स्टिमुलेशन करने की फ़ीस, अंडे निकालने का ऑपरेशन, बच्चा रखने का ऑपरेशन, लेबोरेटरी के अंदर का काम, इक्सी का खर्चा, ये सब चीज़ें मिला के सिर्फ 35,000 रुपये लगता है। मतलब आपकी टोटल जो साइकिल होती है वो 1.35 से 1.45 के बीच में कॉस्ट करती है, अगर आपके शुक्राणु का नंबर ठीक हो तो। अगर शुक्राणु कम होते हैं या गोली में से निकाल के हम करते हैं तो उसमें मीडिया, डिस्पोजेबल अलग लगते हैं और उस काम का भी पेमेंट एक्स्ट्रा लगता है। अदरवाइज एक टेस्ट ट्यूब बेबी अगर हम लेटेस्ट टेक्निक से करें, जो टॉप क्लास होता है रिजल्ट के लिए, उसकी मैंने आपको कॉस्टिंग बताई। दूसरी चीज़, जब कोई 60 साल का होता है, 70 साल का होता है, उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम होती है, उस कार्डियक प्रॉब्लम में जब बाईपास करते हैं, उस बाईपास में करीब करीब 6, 7, 8 लाख रुपए लग जाते हैं। जब उम्र का दूसरा पड़ाव होता है, ये उम्र का पड़ाव जब यंग होता है और बच्चे की चाह होती है, उसमें इतनी कम धनराशि में बेबी मिल जाए, ये भी एक करिश्मा है टेस्ट ट्यूब बेबी का और हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का, जिनका मैं हमेशा इतना रिस्पेक्ट करता हूँ। इसी कारण से, क्योंकि हमसे ज़्यादा होशियार आदमी पूरी दुनिया में घुमा हुआ हूँ मैं, पर हम एक बहुत होशियार कौम है और इसके लिए हमें इस पे गर्व होना चाहिए। अब मशीनें क्या क्या यूज़ करते हैं? ये इक्सी की मशीन है जो जापानीज होती है, ओलंपस नारिशी के कंपनी की बनी होती है। इस इक्सी की मशीन को हम यूज़ करते हैं, जो बेस्ट मशीन है दुनिया की। ये इंक्यूबेटर्स होते हैं। गर्भ के जैसा तापमान देना, गर्भ के जैसी सिचुएशन देना, उसके लिए ये इंक्यूबेटर होते हैं जिनके अंदर हम भ्रूण को रखते हैं और बड़ा करते हैं। ये छोटे इंक्यूबेटर हैं, ये बड़ा स्पेशल इंक्यूबेटर लैबोटेक्ट का, जर्मनी का, जो सबसे अच्छे इंक्यूबेटर्स में से एक है। यही कारण है कि हमारे रिजल्ट्स इतने अच्छे होते हैं। ये सारे इक्विपमेंट तो हम यूज करते हैं, इक्विपमेंट बेस्ट होता है, लेकिन आज आपको एक बात बताऊं, काम इक्विपमेंट से नहीं होता, काम होता है उसके पीछे काम करने वाले इंसान से। इट इज नॉट द मशीन, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन। और आपको आज एक बात कहूं, अगर आप हमारे पास हैं तो यू आर इन गुड हैंड्स। ये बहुत सारे टेस्ट ट्यूब बेबीज हमने अब तक पैदा किए हैं, लेकिन आपको अब कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, वो घटनाएं जिन्होंने मुझको बहुत कुछ सिखाया। ये एक हमारी पेशेंट थी, मैडम के पास में आई, 34 साल इनकी उम्र थी, लंबी गोरी। जब एंटर की मैडम की क्लिनिक में, तो इन्होंने बताया कि मेरी उम्र 34 साल है और मुझे कभी भी पीरियड्स नहीं हुए। इनकी हमने पूरी बात को समझा। मैडम को लगा क्यों ना इनकी कैरियोटाइपिंग करा लूँ। कैरियोटाइपिंग होती है जब आप किसी के सेल्स को भेजते हो चेक करने के लिए कि क्रोमोसोम्स मेल के हैं या फीमेल के हैं। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वगैरह सब जगह होके आई हुई थी। जब इनकी कैरियोटाइपिंग की तो उसमें हम पे फ़ोन आया रेनबेक्सी लैब से, और फ़ोन क्या आया कि आपने गलत सैंपल भेज दिया, आपने फीमेल लिखा हुआ है और ये तो मेल का सैंपल है। हमारे मैनेजर हैं दिनेश, हमने उन्हें बुलाया और बुला के कहा कि हमारे सामने सैंपल लीजिए और दोबारा भेजिए। सैंपल जब दोबारा भेजा गया उसमें भी मेल आया। हमने आगे इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये समझ में आया कि इनको एक अलग सा सिंड्रोम है, जिसके अंदर जब ये गर्भ में, माँ के गर्भ में थी, उस टाइम पर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी, एक छोटी सी यूट्रस और एक वेजाइना, बस वही थी। इनके सारा क्रोमोसोम तो मेल का था, लेकिन आगे डेवलप नहीं हो पाया
और क्योंकि इनकी एक योनि थी तो ये पुरुष की जगह एक स्त्री की तरह इनका लालन पालन हुआ। तो हमने इनके और इनके हस्बैंड को बुलाया और बुलाने के बाद में हमको लगा इनको बताते हैं कि भाई आपके बेबी नहीं हो सकता और ये स्त्री नहीं है, ये पुरुष हैं, तो आप इनको छोड़ के जाइएगा नहीं और इन्हें साथ रखिए। मैंने बुलाया, इनके हस्बैंड आके बैठे। मैंने हस्बैंड की तरफ देखा और मैंने उनसे कहा, आपकी पत्नी अनुवांशिक रूप से एक पुरुष है, तो इनके बेबी नहीं हो सकता। उन्होंने मेरी तरफ देखा, 30 सेकंड तक मौन रहे, फिर बोले, डॉक्टर साहब, ये स्त्री हो या पुरुष, मैं इन्हें प्यार करता हूं, क्या इनसे मुझे एक बेबी हो सकता है? वो बड़ा एक मोमेंट था मेरे लिए। मैंने मैडम को वहीं से इंटरकॉम से फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसी ऐसी चीज़ है। मैडम ने कहा चलो लगते हैं। इनको हमने हार्मोन दिए जिससे इनकी बच्चेदानी थोड़ी बड़ी हुई। बड़ी होने के साथ में उसमें लाइनिंग आई। लाइनिंग आने के बाद में वो तैयार हुई और करीब करीब 3-4 महीने में हमने इन्हें एक हार्मोन दिया जिससे इनको पीरियड्स हो गए। तो इन्हें 34 साल की उम्र में पहली बार महीना हुआ। तो मैंने इन्हें बुला के इनसे कहा कि भाई 34 साल के बाद में तुम्हें महीना हो गया है, तो अब ऐसा है, अब आप घर जाइए, हम आपको दवा देते रहेंगे और आपके महीना आता रहेगा। अब आप स्त्री हो गई। ये एक तरीका था हमारा। तो ये हमसे कहती हैं, डॉक्टर साहब, बेबी तो मैं लेके रहूंगी। बड़ी दुविधा थी हमें, क्योंकि हमें मालूम नहीं था इनके बेबी हम दे भी पाएंगे नहीं दे पाएंगे। खैर, हमने इनकी लाइनिंग तैयार की। लाइनिंग तैयार करने के बाद में हमने बाहर से अंडा लिया। इनके अंडे तो बन ही नहीं सकता था। हस्बैंड का स्पर्म लिया, बच्चे बनाए, यूट्रस में रखे। पहली बार में ये प्रेग्नेंट नहीं हुई। जब ये प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मेरे पास में क्लिनिक में आई और आके बोली, डॉक्टर साहब, मेरे तो बच्चा नहीं हुआ। बड़ा अजीब सी कहानी थी। मैंने इनकी तरफ देखा और मैंने कहा, मुझे मालूम भी नहीं आपके बेबी होगा नहीं होगा। तो कहती है, डॉक्टर साहब एक बात सुन लीजिए, बेबी तो मेरे होगा। मैंने कहा चलिए लगते हैं। हम फिर लगे। इस बार हमने 4 इनके एम्ब्रियोज थे बने हुए, चारों के चारों रख दिए कि चलिए एक तो कम से कम चिपकेगा। और पता है एक बड़ी मजेदार बात, इनके चारों चिपक गए। अब 4 चिपक गए तो थी तो बात मजेदार, लेकिन एक परेशानी थी। 4 बच्चे चल नहीं सकते, 2 इनको करना जरूरी था, जिसके लिए एक प्रोसीजर होता है फीटल रिडक्शन, जिसमें हम एक पतली सी नीडल से बच्चे के हार्ट के अंदर पोटेशियम डालते हैं 10 हफ्ते के, जिससे उसका हार्ट बंद हो जाता है। लेकिन इसमें एक परेशानी होती है, कभी कभी ये पोटेशियम बाकी बच्चों पे चला जाता है और बच्चे खत्म हो जाते हैं। तो अब क्या चीज थी? अब सिचुएशन ऐसी थी कि हमने इनको बुलाया। हमने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, अगर हम फीटल रिडक्शन करते हैं, जो एक बहुत इंट्रिकेट प्रोसीजर होता है, बहुत कम लोग कंट्री में कर पाते हैं इसको, बहुत कम लोग, तो बड़ा इंट्रिकेट प्रोसीजर होता है। तो मैंने कहा कि अगर आप ये करते हैं तो ये भी हो सकता है कि बेबी ना बचे। बोले डॉक्टर साहब, बच्चे तो मेरे होंगे। और हमने इनका फीटल रिडक्शन किया और 2 बच्चे इनके बरकरार रहे। और फाइनली अब कहानी ये चालू हुई कि इनका बॉडी पुरुष का था और जो औरत के हार्मोन बनते हैं बच्चे को आगे तक ले जाने के, वो बनने की कहानी नहीं थी। वो सारे हार्मोन हमने इन्हें बाहर से दिए और बाहर से हार्मोन देने के बाद में फाइनली इनको 9 महीने में 2 बेबी मिले, एक बॉय और एक गर्ल। इनकी फैमिली कंप्लीट हो गई। और बहुत मज़ेदार बात बताऊं, बिना नर्सरी के दोनों बच्चे इनके हाथ में आए। पर आपको सबसे खूबसूरत चीज़ बताऊं इसकी पूरी कहानी की, जब इनकी बेबी पैदा हुआ, आपको पता है इन्होंने मुझसे क्या कहा? डॉक्टर साहब, आपने मेहनत करके मेरे बेबी तो मुझे दे दिया, आप प्रेस को बुलाइए, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में जिन स्त्रियों के बच्चे नहीं हैं उनको ये बताना चाहती हूं कि अगर मेरे बेबी हो सकता है तो आपके क्यों नहीं। इतना बड़ा दिल लोगों के लिए होने के कारण ही इनका नाम रख दिया एम्बेसडर ऑफ होप।
और आज एक बात सुनिए, अगर इनके हो सकता है तो आपके भी अवश्य होगा। ये पूरी दुनिया में अखबारों में छपा, टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे छपा, इंडियन एक्सप्रेस पे 14th पेज पे छपा, वीक में छपा, मेल ऑनलाइन में छपा। ये हिंदी के अखबारों में तो सब में आया ही बहुत बड़ा। पर सच बात कहूँ, इसकी वजह से कई जगह विदेश में जाके ये हमने कैसा किया, इस पे हमें व्याख्यान देने को मिला। ये तो एक चीज़ है। इसके अतिरिक्त पता नहीं कितने पिछले 18-19 साल में हमने केस किए हैं जो नायाब हैं, जो कभी हम ही सोच नहीं सकते थे कि हम कर पाएंगे। इनमें एक है, इनका कोटद्वार से आई थी, इनका टेस्ट ट्यूब बेबी किया, इनके बच्चे रखे। बच्चे रखने के बाद में अल्ट्रासाउंड करने में हमको ये मिला कि इनकी बच्चेदानी के अंदर एक बच्चा अंदर दीवार फाड़ के बाहर जा रहा है। इसको बोलते हैं कॉर्नुअल प्रेगनेंसी। और उसको देखने के बाद में हम बड़े व्याकुल से हुए, क्या है। लेकिन क्योंकि हम अल्ट्रासाउंड रेगुलर कर रहे थे, अगर हम नहीं कर रहे होते और बच्चेदानी फट जाती तो कई बार इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो हमने, इनके एक बच्चा बच्चेदानी में था और एक फाड़ के निकल रहा था, हमने दूरबीन से इनका ऑपरेशन करके कॉर्नुअल प्रेगनेंसी में उस बच्चे को निकाला, बच्चेदानी को वापस सिया और 9 महीने बाद जो बच्चा अंदर बचा हुआ था उसको इनकी गोद में दिया। तो एक बात कहूँ, सिर्फ प्रेग्नेंट करना ज़रूरी नहीं है, प्रेगनेंसी करने के बाद में इतना कॉशियस होना ज़रूरी है कि बेबी आपके हाथ में हर तरह से आ पाए। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हम दोनों चीज़ें करते हैं। हम सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं करते बेस्ट, हम एंटीनेटल केयर भी हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स की बेस्ट करते हैं, जिस वजह से हमारा टेक होम बेबी रेट कहीं और से कहीं ज़्यादा है। ये बहुत हिम्मत वाली मरीज़ थी, जिनमें इतनी हिम्मत थी कि इनकी हिम्मत से मैं बहुत सीखा। 9 बार इन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी कराया अपना मेलबर्न आईवीएफ में। मेलबर्न आईवीएफ ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जगह है टेस्ट ट्यूब बेबी करने की, और वो इतनी बड़ी जगह है कि अगर मैं भी जाऊं तो फ़ोटो खिंचवाऊंगा, मक्का है वो। वहाँ इन्होंने 9 साइकिल कराए, ये प्रेग्नेंट नहीं हुई। इनके फादर हमसे मिलने आए और हमसे बोले कि मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में है, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, क्या आप उनको बेबी देंगे? हमने कहा लगते हैं काम पे। ये आई, इनके पहली साइकिल की नहीं हुआ, दूसरा साइकिल किया नहीं किया, और तीसरी साइकिल में ये प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन पता है, जब ये प्रेग्नेंट हुई 10वें हफ्ते में इन्हें अबॉर्शन वाली ब्लीडिंग शुरू हो गई। पहली बार इनकी आंखों में मैंने उस दिन आंसू देखे। लेकिन पता है, जब ऊपर वाला मेहरबान होता है ना और उसकी दृष्टि होती है तो कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। इनकी ब्लीडिंग बंद हो गई और फाइनली ये प्यारा सा बेबी इनको मिला। ये हर साल जब भी दिवाली पे हिंदुस्तान आती हैं, हमसे मिलने आती हैं। और खुशी की बात क्या है पता है, ऑस्ट्रेलिया में ये जिन लोगों के बेबीज़ नहीं हो रहे होते उनके लिए जाके सर्विस करके आउट ऑफ द वे उनको प्रोत्साहन देती हैं और उनकी आशा कम ना हो उस पर काम करती हैं। इंसानी दिल, दिमाग, जज्बात और सबसे बड़ी बात बताऊं, अंदर की जो एक पावर होती है उसमें सिर्फ सुख मिलता है औरों के लिए कुछ करने में। बहुत सारे लोगों के हमने बेबी किए, गर्भाशय में रसौलियाँ जो हों उसमें किए, जहाँ पर बच्चेदानी आधी थी उनमें किए, जिनके स्पर्म नहीं थे उनमें किए, एंडोमेट्रियोसिस वालों में किए, टीबी वालों में किए। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जो बच्चेदानी लोग कहते हैं इस लायक नहीं है जिसमें बच्चा हो सकता है, उसको दूरबीन से ठीक करके उसमें किए। तो हमारी ये फीलिंग है कि बेबी अगर आपके अंडे से हो सकता है तो उससे करें, आपके गर्भाशय में हो सकता है तो उसमें करें, स्पर्म आपका यूज हो सकता है तो उसमें करें, क्योंकि अपना बच्चा अपना होता है। ये जर्मनी से थे। जर्मनी में 3 साइकिल इन्होंने कराई थी। 3 साइकिल में ये सक्सेसफुल नहीं हुए थे। जब ये 3 साइकिल में सक्सेसफुल नहीं हुए, शायद 3 थी या 4 थी, 4 थी इनफैक्ट, नहीं हुए तो हम हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान में दूसरी साइकिल में प्रेग्नेंट हुई। इनको एक प्रॉब्लम थी। इनको प्रॉब्लम ये थी कि प्रेगनेंसी के बाद में इनको एक सिंड्रोम था जिसमें बच्चा अबॉर्ट करना था।
इसको बोलते हैं एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। इसमें एक दवा हेपरिन चलानी पड़ती है जो खून को पतला करता है। लेकिन इनकी बच्चेदानी की जो अव्वल नाल थी, वो अव्वल नाल बच्चेदानी के मुंह पे थी, जिसे कहते हैं प्लासेंटा प्रीविया। और अगर इसमें ब्लीडिंग हो जाए तो जान बचानी मुश्किल हो जाती है, लेकिन खून पतला करने की दवा बच्चे को बचाने की थी। तो दोनों चीज़ें एक साथ चल रही थी, जो बड़ा समस्या थी। 6 महीने तक हमने इन्हें मैनेज किया, जिसके बाद में इनको जर्मनी जाना था। ये जर्मनी गई और जर्मनी जाते ही इनको वहीं पे फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया। और एडमिट करते ही डॉक्टर बोले, उन डॉक्टर से मिलाओ अपने देश में जिन्होंने तुम्हें प्रेग्नेंट किया और 6 महीने तक बिना एडमिशन किए तुम्हारे बच्चे को यहाँ तक ले आए। बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत खुशी की बात है कि ये उसके बाद में इस बेबी को लाकर हमसे मिलाने लाए। ये चीज़ें प्राइसलेस होती हैं, इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती। क्योंकि आप काम जब करते हैं ना, तो काम में अगर कोई चीज़ ऐसी करें जिसमें वाकई आत्मिक सुख मिले सामने वाले को, उस खुशी का एक हिस्सा आपको भी मिलता है। ये वीनू जुनेजा हैं। इनकी स्टोरी बड़ी अलग है। इनकी उम्र 55 साल थी और 52 थी या 55 थी। इनका एक जवान बेटा जो डॉक्टर था, उसका ऑपरेशन कराने गया था और उस ऑपरेशन के दौरान में मृत्यु हो गई। ये डिप्रेशन में चली गई, हांगकांग में रहती थी। तो वहाँ से इन्होंने अमेरिका कोशिश की, मना कर दिया, आपके बेबी नहीं हो सकता। इंग्लैंड गई, वहाँ मना कर दिया। इनके दोस्त, इनका जो बेटा था उसका एक दोस्त मेरठ में रहता था, तो वो बोला, आंटी जी आप आ जाइए, मेरठ में डॉक्टर अंशु को दिखाते हैं। ये आई और आके इन्होंने क्लिनिक में कहा, कैन यू गिव मी अ बेबी। मुझे उस टाइम पर अजीब सी फीलिंग हुई। डॉक्टरों के बारे में जाहिर है इनकी फीलिंग अच्छी नहीं थी, तो हमने इन्हें मना कर दिया कि आपके बेबी नहीं हो सकता। इनके हस्बैंड, जिनका नाम संजीव है, मेरे पास आए और आके बोले कि डॉक्टर साहब, मैंने अपना लड़का तो खो दिया है, मेरी अब वाइफ है, मैं उसे नहीं खोना चाहता, ये डिप्रेशन में है, इसे बचा लीजिए। फिर हम लगे। 10 रसौलियाँ इनकी बच्चेदानी में थी, उसमें से 9 निकाली। 9 निकालने के बाद में इनका टेस्ट ट्यूब बेबी किया। पहली साइकिल में ये प्रेग्नेंट हो गई। इनके बेटे का नाम था हर्ष और इनकी बेटी का नाम हर्षिता। और सही कहूँ, इतनी खुशी की चीज़ रही है ये, क्योंकि ये खुद इतनी अच्छी हैं। उस दिन से इनका डिप्रेशन दूर हो गया, इनकी उम्र 10 साल कम हो गई। और जब भी मिलती है ना, तो एक ऐसी फीलिंग होती है जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। इतनी प्यारी फीलिंग होती है। सब जगह छपा, टाइम्स ऑफ इंडिया में, जागरण में, अमर उजाला में, विदेशी अखबारों में। ये बड़ी अलग सी कहानी है। विश्व में करीब 100-150 ऐसे बच्चे हैं जिनको बचपन में कैंसर रहा हो, उनके बाद में उन्हीं की गोली में से निकाल के और उन्हीं का बेबी उन्हें मिला हो। इनकी कहानी क्या है, जब छोटे बच्चे थे तो इनके कैंसर हो गया इनको। तो एक बाबा जी हैं इनके फादर ने मुझे बताया, ये उनके पास गए और उन्होंने कहा कि बम्बई चले जाओ, डॉक्टर अडवाणी हैं उनके पास, और डॉक्टर अडवाणी आपका ट्रीटमेंट करके और ठीक कर देंगे। ये वहाँ गए डॉक्टर अडवाणी के पास में, इलाज किया और ये बेबी का कैंसर चला गया। जब ये बड़े हुए और इनकी शादी हुई तो कैंसर की दवाइयों और कीमोथेरेपी के कारण इनकी गोलियां सूख चुकी थीं और उनमें कोई स्पर्म नहीं था। ये फिर अपने बाबा जी पे गए। बाबा जी ने कहा कि मेरठ में एक डॉक्टर जिंदल है, आप उनके पास चले जाओ। हमने इनकी गोली खोली, उसमें से हमने स्पर्म ढूंढे। हमें 4 स्पर्म मिले 2 घंटे की मशक्कत के बाद। इनकी वाइफ के 4 अंडों में हमने प्रवेशित कराए, हमें 3 एम्ब्रियो मिले। वो तीनों के तीनों हमने बच्चेदानी में रखे और तीनों बच्चेदानी में रखने के बाद में हमने सोचा कि चलो देखते हैं प्रेग्नेंट होती है नहीं होती। बीटा HCG पॉजिटिव आया, बच्चों में हार्ट बीट आई और इनको ट्विंस हुए और 2 बेबी हुए, लव
और खुश। ये आज भी फ़ोन करते हैं, मिलने आते हैं, पर बड़े खुशी होती है। ये समझ लीजिए कि अगर इन सब के बच्चे हो सकते हैं तो आपकी सिचुएशन तो बहुत आसान है। दुनिया की सबसे सेकंड लंबी औरत 7 फुट 9 इंच, इनके बेबी किया था। इनका बेबी 5.5 किलो का पैदा हुआ था। 5 साल की उम्र में ये 5 फीट 7 इंची का था और आज 6.5 साल की उम्र में 6 फीट 3 इंच का। इस दुनिया में ओनली सर्वाइविंग बच्चा है एक 7 फुट के ऊपर की औरत का। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका। ये बेबी भी प्रभु की मेहरबानी है कि इतने मुश्किल केस आते हैं और सक्सेस मिलती है। ये सब जगह तो छपा ही था, इतने लोगों को बच्चे दिए। पर सच कहूं आपको एक बात, सच्चाई ये है कि जहां राह होती है वहां चाह होती है, और जहां चाह होती है वहां राह होती है। अगर आप बेबी चाहते हैं तो इसमें 3 लोग होते हैं। एक प्लेयर जो आप हैं, एक कोच जो हम हैं, और तीसरा भगवान जो रेस जिताता है। ये 3 चीज़ अगर मिल जाएं प्रॉपरली तो कोई रीज़न नहीं है कि बेबी पैदा ना हो। आप काम पे लगें एंड वी आर श्योर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू आर गोइंग टू हैव अ बेबी। नमस्कार, आई एम सो हैप्पी यू जॉइंड इन। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मिल के पूछ सकते हैं, कंसल्टेशन लेके पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी बात ये रहेगी, अगर आप मिलें, सब चीज़ों को डिस्कस करें, और उसके बाद में अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो निसंकोच हमसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इट हैज़ बीन अ प्लेजर टू टॉक।